दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ की हवा खा रहे अरविंद केजरीवाल को अब आटे दाल का भाव पता चलने लगा होगा। कहां तो केजरीवाल के एक आदेश पर पूरी दिल्ली सरकार उठ खड़ी होती है, केजरीवाल के एक इशारे पर आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े फेरबदल हो जाते थे। केजरीवाल ही कैंडिडेट से लेकर सीएम तक को चुनते थे, चुनाव लड़ते लड़वाते थे और इसके लिए पैसों का इंतजाम तक वे खुद ही करते थे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि केजरीवाल को किसी से मिलने तक के लिए भी अदालत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो केजरीवाल को साजिशकर्ता, रिश्वत की मांग करने वाला तक बता दिया। केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा था तो बिना किसी देरी के वे सुबह सवेरे केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जल्द सुनवाई के लिए हड़बड़ी ऐसी मचाई कि मानो आसमान टूटने वाला हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि पहले ईमेल भेजो, फिर देखेंगे कि क्या करना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को ज्यादा भाव देना जरूरी नहीं समझा। मतलब कि केजरीवाल को एक और झटका लगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले ईमेल कीजिए, फिर हम देखेंगे। केजरीवाल इसके पहले भी गिरफ्तारी के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन अगले ही दिन याचिका वापस लेकर खिसक गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ईमेल कीजिए, हम देखेंगे। सीजीआई की इस टिप्पणी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने मेल कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते समय निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसके छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और उसके समय पर सवाल उठाने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आम और खास व्यक्ति के खिलाफ जांच अलग अलग नहीं हो सकती। ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने के उच्च न्यायालय के इनकार से कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती देकर बड़ी गलती कर दी। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को पीएमएलए की धारा 70 के तहत एक कंपनी मान लिया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी पीएमएलए की धारा 70 के दायरे में आने वाली पहली पार्टी बन गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। केजरीवाल की इस गलती की सजा दूसरी और खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों को भुगतनी पड़ेगी। लालू यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन जैसों की पार्टी के लिए हाईकोर्ट का ये फैसला आने वाले दिनों में मुसीबत का कारण बन सकता है। चारा घोटाले में सजा सिर्फ लालू प्रसाद को मिली, आरजेडी को नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यही कहानी टीएमसी के साथ भी हो सकती है। पार्थ चटर्जी, जिनके ठिकानों से करोड़ों रुपए मिले थे, क्या शिक्षक भर्ती घोटाले की सारी रकम वे खुद हड़प गए या पार्टी को भी उसका हिस्सा दिया था? जांच तो इस तरह भी हो सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो फिर कई पार्टियां बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। हालांकि हाईकोर्ट से पहले करीब 6 महीने पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था, अगर शराब नीति केस से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ तो उसे क्यों नहीं आरोपी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के बाद ईडी ने इस पहलू पर सोचना शुरू कर दिया था और जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ वे कोर्ट पहुंचे तो ईडी ने उसी वक्त कह दिया कि अपराध की आय से फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपराध किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी अपराध किया है और अब हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ईडी की इस बात को हाईकोर्ट ने भी मान लिया और ऐसा होते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ रास्ता साफ हो गया। लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी ही अंतिम पार्टी नहीं बनेगी, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले से अब इस बात की आशंका बढ़ गई है, दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही जांच के दायरे में आ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में माना कि आम आदमी पार्टी भी एक कंपनी की तरह है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत का ये मत है
आरपीए एक्ट के तहत राजनीतिक दल की परिभाषा भी एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होती है और पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनी की परिभाषा भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है। और इस मामले में ईडी की दलील थी कि आम आदमी पार्टी भी एक कंपनी की तरह काम कर रही है और इसे पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनी की तर्ज पर देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि इस आदेश में कही गई बातों का ट्रायल के दौरान मामले की मेरिट पर किसी तरह की राय न माना जाए। अब जब हाईकोर्ट ने राजनीतिक दल को कंपनी मानकर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में लाने की इजाजत दे दी है, ऐसे में अब ईडी की उस दलील को बल मिलता दिख रहा है जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी कंपनी की तरह काम कर रही थी। अदालत के इस आदेश के बाद संभवतः ईडी के लिए रास्ता खुल गया जिसमें वो आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बना सकती है। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद दिल्ली के मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था वो दिल्ली आबकारी नीति संबंधी मामलों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। जांच एजेंसियों ने अक्सर कहा है कि आम आदमी पार्टी उन हितधारकों से प्राप्त रिश्वत की लाभार्थी थी जिन्हें बदले में शराब लाइसेंस प्राप्त हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहां तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सहानुभूति बटोरने की रणनीतियां बना रही थी। आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स पर सलाखों के पीछे केजरीवाल की तस्वीर छपाई जा रही थी। शराब घोटाला मामले में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल को पूरी पार्टी शहीद के तौर पर पेश करना चाहती थी। हद तो तब हो गई जब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह से केजरीवाल की तुलना करने की कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी इस किस्म की तमाम कोशिशों को पलीता लगा गई और अरविंद केजरीवाल के ताबड़तोड़ घोटालों की आग में खुद आम आदमी पार्टी की सरकार झुलसने लगी। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने यह कहते हुए पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद ने साफ कहा कि वे एक भ्रष्टाचारी के साथ काम करना पसंद नहीं करते। राजकुमार आनंद के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के लिए यह इस्तीफा सबसे बड़ा झटका है। इस इस्तीफे की वजह से आम आदमी पार्टी को एक बार फिर अपनी रणनीतियों पर विचार करना पड़ सकता है क्योंकि ये पहला इस्तीफा जरूर है लेकिन अंतिम नहीं। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री के पद पर थे। पार्टी से इस्तीफा देते हुए मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने बताया कि मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं और मेरे पास 7 पोर्टफोलियोज हैं, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, अपना दुख बांट रहा हूं। मैं राजनीति में तब आया था जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। हालांकि आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गया। राजकुमार आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन ये आज पार्टी खुद भ्रष्टाचार की दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर सरकार के लिए काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस सरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं इनके भ्रष्टाचार में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। राजकुमार आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार की दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर ये सरकार के लिए काम करना अब असहज हो गया है। इस सरकार और मंत्री पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि इनके भ्रष्टाचार में अपना नाम मैं नहीं जुड़वाना चाहता। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों का प्रभार संभाल रहे आनंद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं में कोई दलित नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के दलित विधायकों, मंत्रियों या पार्षदों को कोई सम्मान नहीं दिया गया। अभी ये स्पष्ट नहीं कि राजकुमार आनंद आगे क्या करने वाले हैं। वो बीजेपी या कांग्रेस सहित किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ेंगे या नहीं, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। हाल ही में राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड पड़ी थी। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। जानकारी 2020 में राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी की टिकट पर पटेल नगर से विधायक बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद का हैंगओवर है जो अदालत के बार बार झटकों के बाद भी खत्म होता दिख नहीं रहा। केजरीवाल को हर कहीं और हर बात के लिए विशेष सुविधाएं चाहिए। इसके लिए अदालतों के चक्कर वे काट रहे हैं। जेल में हर कैदी को सप्ताह में किसी से 2 बार मिलने की इजाजत होती है, लेकिन केजरीवाल 7 दिन किसी न किसी से मिलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका भी डाली है कि मुझे 5 दिन तो वकीलों से मिलना है और 2 दिन अपने करीबियों से। असल में केजरीवाल की मंशा ये थी कि वे वकीलों के जरिए दिल्ली की सरकार चला सकें, लेकिन अदालत ने केजरीवाल की याचिका ही खारिज कर दी और साफ कह दिया कि वे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही मुलाकात कर पाएंगे। ये मुलाकात तय नियमों के हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर मुलाकात खिड़की के जरिए हो पाएगी। यही वजह है कि भगवंत मान और संजय सिंह के साथ केजरीवाल की होने वाली मुलाकात टाल दी गई, क्योंकि केजरीवाल पहले ही अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पीए विभव कुमार से मिल चुके हैं।
कोर्ट के इस फैसले के बाद बौखलाई आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि आबकारी नीति में घोटाला बताना केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में अरविंद केजरीवाल को वैसे ही राहत देगा जैसे उसने पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देकर दी थी। कोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उसके निजी सचिव विभव कुमार ने तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात की। 1 अप्रैल के बाद से ये केजरीवाल के साथ उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी। जेल नियमों के मुताबिक एक कैदी सप्ताह में 2 बार आगंतुकों के साथ आमने सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिल सकता है। नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही अपने वकील से मिल सकते हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ देश भर में 30 से ज्यादा केसेस लंबित हैं। ऐसे में हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात केस को समझाने और निर्देश के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता। अरविंद केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है। सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल पर लगे आरोपों को सही मानते हुए किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल को जिस दिन ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था उसी रात उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास आवेदन दिया गया था। केजरीवाल की ओर से मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने उनकी मंशा को दरकिनार कर दिया था। इसके बाद जब उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच में लिस्टेड किया गया तो सुनवाई से पहले ही केजरीवाल के वकील ने यह कहकर याचिका वापस ले ली थी कि पहले वो ट्रायल कोर्ट जाना चाहते हैं। मैं मामूली आदमी नहीं, दिल्ली का सीएम हूं। मैं सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का सीईओ भी हूं। चुनाव होने वाले हैं और मुझे चुनाव प्रचार करने का पूरा हक है, इसलिए मुझे किसी भी हालात में रोका नहीं जा सकता। पूछताछ करनी थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे क्यों नहीं की? वे सवाल वे भी भेज सकते थे जिनका मैं लिखित उत्तर दे सकता था। गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता थी? गिरफ्तार किया तो फिर रिमांड पर क्यों भेजा? अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये सारी दलीलें हाईकोर्ट में दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये सारी दलीलें बेमतलब साबित हुईं। जस्टिस चंद्रकांता शर्मा ने 25 मिनट तक अपना फैसला पढ़कर सुनाया और साफ तौर पर कहा कि ये याचिका है अवैध। कानून की नजर में आम नागरिक और मुख्यमंत्री समान है। जांच एजेंसी के पास साक्ष्य हैं, उसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी न्याय संगत है। रिमांड पर लेकर पूछताछ करना भी जरूरी था। पीठ ने स्पष्ट किया कि ये मामला सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड का नहीं बल्कि आम आदमी को ये समझना भी जरूरी है कि गिरफ्तारी और रिमांड वास्तविकता में क्या है। पीठ ने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और अदालतों का सरोकार संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से। ऐसे में जब आरोप लगाने पर एक आम आदमी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया जाता है तो इस मामले में मुख्यमंत्री होने का लाभ केजरीवाल को नहीं दिया जा सकता। पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका जमानत के लिए नहीं है बल्कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दायर की गई है। इस तरह की याचिका अवैध है और उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन। इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती, इसलिए विशेष अदालत ने विधि अनुसार केजरीवाल की रिमांड ईडी को दी। इसमें भी कोई खामी नहीं है। ये मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। धन शोधन रोधी एजेंसी के दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने के उच्च न्यायालय से इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी रिमांड की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद केजरीवाल को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और कहा कि ये लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना के विपरीत है। ईडी ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि केजरीवाल आगामी चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछताछ कर सकता है। अदालत ने कहा कि ये तय करना आरोपी का काम नहीं है
जांच कैसे की जानी है ये आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकता। जांच एजेंसी अपने हिसाब से इस पर निर्णय करती है। क्योंकि यहाँ याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जांच एजेंसी और अदालतें उनके मुताबिक निर्णय करेंगी। यहाँ कानून का शासन है। फैसले के वक्त पीठ ने कहा कि ईडी की शिकायत के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तुलना एक कंपनी से और अरविंद केजरीवाल की तुलना उसके निदेशक के रूप में की गई। पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कि वर्तमान मामला केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं बल्कि केजरीवाल और ईडी के बीच है।